नमस्कार दोस्तों, ग्लोरी सीकर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं सुनील जांगीड़। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि क्योंकि राजस्थान पुलिस की प्रतियोगी परीक्षा की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है और जैसा कि हमें पता है कि इस बार की पुलिस भर्ती एग्ज़ाम के पाठ्यक्रम में एक नया टॉपिक जुड़ा है। महिला और बाल अपराध उनके रोकने के जो उपाय हैं उनके बारे में नया टॉपिक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। हम यहाँ पर उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि समाज में महिलाओं के बढ़ते अपराध और बालकों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं और इसमें किन किन धाराओं में किस बात का प्रावधान किया गया है, कौन कौन सी सजाओं का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है, ये सारी चीज़ें हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि अपराध क्या होता है और हिंसा क्या है। देखिए, अपराध और हिंसा का जो संबंध है वो एक साथ है, क्योंकि अपराध कारित होगा तो हिंसा घटित होगी, ऐसी संभावना हम प्रकट कर सकते हैं। अब अपराध क्या होता है, तो हमारे समाज में सामाजिक संचालन के लिए कुछ हमने मूलभूत नियम तय कर रखे हैं। यानी जो व्यवस्था है उसके सफल संचालन के हमने कुछ नियम तय कर रखे हैं कि ऐसे नियमों का आचरण वो मर्यादित आचरण माना जाएगा और उनके अलग जो आचरण होगा वो अपराध की श्रेणी में आएगा। फिर उन अवांछित जो आचरण है उनको कानून में अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है और उनके लिए दंड और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। सबसे पहले आज की क्लास में हम महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं पर प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख अत्याचार के मुकदमे दर्ज होते हैं और यहाँ पर हम चर्चा करें कि महिलाओं के जो अपराध हैं उनमें महिला का यौन शोषण हो सकता है, दहेज हत्या हो सकती है, दहेज के लिए प्रताड़ना हो सकती है, कार्यस्थल पर उसका लैंगिक उत्पीड़न हो सकता है, उसका सील भंग करने का प्रयास हो सकता है, सामूहिक बलात्कार हो सकता है, महिला को सती प्रथा वाला जो अपराध है वो गठित हो सकता है, महिला को जलाना, उसको हत्या करना, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, ये सारे जो अपराध हैं वो महिला अपराध हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना है कि महिलाओं के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं जो महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1950 में संविधान संशोधन जब हुए तो उसमें सबसे पहले हमने भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकारों का टॉपिक है और उसमें भी आर्टिकल 15 में 15(3) क्लोज हमने शामिल किया और उस 15(3) में किस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य अगर चाहे तो महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसका मतलब महिलाओं के लिए अगर कोई उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए या सामाजिक स्थिति में उसमें सुधार करने के लिए, उनके उत्थान के लिए राज्य कोई विशेष कानून का निर्माण करना चाहिए, राज्य कोई आयोग का गठन करना चाहिए, उनके लिए कोई विशेष आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए, किसी नीति विशेष का निर्माण करना चाहिए, तो ऐसे अगर वो कानून बनाता है तो उसको हम न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं देंगे कि केवल महिलाओं के लिए हुआ है और ये लिंग के आधार पर भेदभाव समझा जाएगा। मैं आपको सबसे पहले वो चीज़ें बता रहा हूं कि जो संविधान में, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, महिलाओं के अधिकारों से जुड़े संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, और ये आपके सामने प्रमुख आर्टिकल हैं जिसमें लिंग भेद वाली बात नहीं है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी यहाँ पर बराबर का दर्जा प्रदान किया गया है। हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है आर्टिकल कौन सा, 14। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, यानी कानून की दृष्टि से पुरुष और महिलाओं को बराबर समझा जाएगा। यह आर्टिकल 14 में संवैधानिक प्रावधान है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, हमें तो बात किसकी करनी है, पुरुष और महिला, तो लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 का जो एक क्लोज है, क्योंकि 16 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करेगा और 16(1) ये कहता है कि उस अवसर की समानता में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आगे देखें आर्टिकल 19(1) में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हो सकती है, सम्मेलन की स्वतंत्रता हो सकती है, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो सकती है, देश के किसी भी भाग में अबाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता हो सकती है,
कहीं भी बसने या निवास करने की छूट हो सकती है, या कोई वृत्ति या व्यापार अपनाने की स्वतंत्रता हो सकती है। इन सभी स्वतंत्रताओं में पुरुष और महिलाओं को बराबर के अवसर दिए जाएंगे, यानी पूरी समानता यहाँ पर डिक्लेयर होगी। इसके बाद में अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में भी क्या है कि पुरुष और स्त्री को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आगे देखो आर्टिकल 23 और 24। 23 और 24 किससे संबंधित हैं? जैसा कि आपको पता है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 23 ये कहता है कि राज्य मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम को निषेध करेगा। किसको? मानव दुर्व्यापार। अब देखिए दुर्व्यापार के हम जहां अर्थ निकालते हैं तो दुर्व्यापार का मतलब गलत व्यापार। यहां पर साफ क्लियर है कि महिला, पुरुष और बच्चों का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। महिला, पुरुष और बच्चों का क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरा दुर्व्यापार के अर्थ में देखें तो महिला और बच्चों के साथ अनैतिक दुर्व्यवहार या फिर वेश्यावृत्ति, क्योंकि वेश्यावृत्ति में भी महिला का क्रय विक्रय होता है। वेश्यावृत्ति में एक महिला अपना शरीर बेचती है, दूसरा पुरुष शरीर खरीदता है, तो यहाँ क्रय विक्रय की संभावना होगी, तो दुर्व्यापार हो गया। तीसरा हम इसमें देखें दुर्व्यापार में तो देवदासी और दास की बात करें तो वो भी किस में आता है? दुर्व्यापार की श्रेणी में। बलात् श्रम का मतलब है आपने किसी महिला से काम लिया, लेकिन उसके बदले में उसको जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए आपने उसका भुगतान नहीं किया, या फिर जो न्यूनतम मजदूरी जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उससे भी आपने उसको कम मजदूरी दी। आगे हम बात करें बेगार के बाद में बलात् श्रम। तो बलात् श्रम का मतलब है इच्छा विरुद्ध करवाया जाने वाला श्रम। तो यहाँ आर्टिकल 23 के जो क्लॉज हैं उसमें लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यानी महिला के शोषण को रोकने का प्रयास किया गया है। 24 नंबर अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, अब यहाँ पर बच्चे लिंग के आधार पे बालक भी हो सकता है, बालिका भी हो सकती है। ठीक है, यानी भेदभाव नहीं है। तो इसका मतलब बालिकाओं, ऐसी बालिका जिनकी अवस्था 14 वर्ष से कम है, उनको जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। आगे देखिए 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अब इस धार्मिक स्वतंत्रता वाले मामले में आर्टिकल 25 आपको अंतःकरण की आजादी देता है। आप जिस धर्म को अपनाते हो उसको अपने व्यवहार में लेने, आचरण में लेने, उसका प्रचार करने की आपको पूरी छूट प्रदान करता है। साथ में आर्टिकल 26 आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता उपलब्ध करवाता है। आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में जो राशि खर्च हुई है उस राशि पर कर के भुगतान से राज्य आपको विवश नहीं कर सकता, यानी रोक लगाई गई है। और 28 नंबर में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में छूट का प्रावधान किया गया है। तो ये जो चारों आर्टिकल हैं, अंतःकरण, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन वाला, करों की अदायगी में छूट वाला और शिक्षण संस्थाओं में उपासना में उपस्थित होने वाला, यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों को बराबरी की। तो हम तो बात किसकी कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है उनकी चर्चा कर रहे हैं। आगे देखिए 29 और 30 ये अल्पसंख्यक के हितों की बात है। अब अल्पसंख्यक में कोई समुदाय विशेष हो सकता है, कोई धर्म विशेष के लोग हो सकते हैं, किसी जाति विशेष के लोग हो सकते हैं जो संख्या में कम है, लेकिन यहाँ पर भी पुरुष और महिला के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 32 सिंपल है, आपने बहुत बार पढ़ा है, संवैधानिक उपचार, यानी भाग 3 में राज्य जो नागरिकों को मौलिक अधिकार उपलब्ध करवाता है, अगर उन मौलिक अधिकारों का राज्य द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो नागरिकों को उपचार प्रदान किए गए हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत आप राज्य की किसी भी उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील करके उपचार प्राप्त कर सकते हो। इसका मतलब जो उपचार भी प्रदान किए गए हैं वो भी पुरुष और महिला को बराबरी का दर्जा देते हैं, यानी यहाँ पर भी महिलाओं के लिए प्रावधान सुनिश्चित है। आगे जो आपका ये है, ये निर्देशक तत्व के पार्ट आगे, क्योंकि आर्टिकल 36 से 51 तक निर्देशक तत्व है। तो यहां पर महिला उत्थान के लिए राज्य को किस बारे में सूचित किया जा रहा है? सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 39 ग कहता है पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाना, यानी आर्थिक समानता स्थापित करने का यह प्रयास करता है कि अगर किसी कार्य में पुरुष नियोजित है या महिला नियोजित है तो यहाँ पर जो मिलने वाला वेतन है जिससे आर्थिक समानता स्थापित होती है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन,
और ग्राम पंचायतों के यानी जो आपकी ग्रास रूट की लोकल बॉडी है, जो धरातली आपका ढांचा है, जिसको स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज कहते हैं, वहां पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज में 33% जो स्थान है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। यानी यहां भी महिला उत्थान की बात हो रही है। आर्टिकल 41 ये कहता है कि राज्य बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता प्रदान करेगा। तो बात किसकी? महिला उत्थान की बात कर रहे हैं। यानी अगर महिला बीमार है तो उसके लिए राज्य प्रबंध करेगा, अगर वो बेरोजगार है तो उसके लिए प्रबंधन करेगा, अगर बुढ़ापे में कोई महिला है तो उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करेगा, निशक्त है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होगी, और इसके अलावा और भी उनके अभाव है। यानी आप देखते हो जैसे सरकारी योजना होती है, जैसे उज्ज्वला योजना है, किसके लिए विस्तारित है? महिला उत्थान के लिए विस्तारित है कि जो महिलाएं चूल्हे चौके में अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती थी, आंखों से उनकी रोशनी गायब होती थी, ऐसी स्थिति से बचाने के लिए हमने क्या किया है? उज्ज्वला योजना के तहत उनको निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर का वितरण किया जाता है। तो ये अभाव की दशाओं में राज्य आपको मदद कराएगा। तो यहाँ पर महिलाओं के उत्थान की चर्चा है। ठीक, आगे देखिए आर्टिकल 42 किस बारे में चर्चा करता है? 42 बात करता है प्रसूति सहायता, यानी महिला के प्रसव के दौरान, प्रसव पूर्व और प्रसव के दौरान राज्य उसको सहायता प्रदान करेगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि सरकारी अस्पताल में अगर कोई महिला प्रसव कराती है तो निःशुल्क प्रसव की व्यवस्था है। अगर कोई महिला प्रसव पीड़ा से ग्रसित है तो उसको उसके घर से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जननी एक्सप्रेस की प्रावधान भी राज्य सरकार ने कर रखे हैं। पूरे देश में व्यवस्था लागू है। आप 108 डायल तब करते हो जब कोई दुर्घटना घटित होती है, लेकिन 104 डायल करने पर आपके घर जननी एक्सप्रेस प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिला को उपचार प्रदान करेगी। सरकारी अस्पताल में अगर प्रसव करवाया जाता है तो वहाँ पर राज्य आर्थिक मदद भी प्रदान करता है। इसके अलावा जो टीकाकरण की व्यवस्था है वो भी राज्य ने निःशुल्क उपलब्ध करवा रखी है। कोई महिला अगर सरकारी नियोजन में है, अगर कोई महिला सरकारी नियोजन में है तो राज्य उसको 6 माह का सवैतनिक अवकाश प्रदान करता है। अगर कोई पुरुष सरकारी नियोजन में है और उसकी पत्नी सरकारी नियोजन में नहीं है, उसके बावजूद अगर पत्नी को प्रसव हो रहा है और उसका पति सरकारी कर्मचारी है, तो ऐसी स्थिति में उनको 15 दिन का पितृत्व अवकाश उस पुरुष को प्रदान किया जाता है, ताकि वो 15 दिन अपनी पत्नी और अपने बच्चे की देखभाल। इसका मतलब यहाँ भी प्रसव के दौरान भी महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए हानिकारक दवाओं तथा मादक पदार्थों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा राज्य? कि अगर पोषाहार का स्तर निम्न स्तर है, अगर कोई कुपोषित है, उसको पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, तथा जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि हाई स्टेटस सिंबल भी बन जाए, लेकिन जो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपके जीवन स्तर को स्थापित करने के लिए, साथ ही बात करें कि मादक पदार्थों और जो दवाएं हैं जो हानिकारक हैं, अगर आप दवा का इस्तेमाल औषधि के रूप में कर रहे हो, कोई मादक पदार्थ है वो भी आप औषधि के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन अगर औषधीय प्रयोजन से आप भिन्न उसका प्रयोजन कर रहे हो, जैसे बात करें शराब की, ठीक है, शराब क्योंकि उससे पोषाहार स्तर आपका और जीवन स्तर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो क्योंकि ये जो आपका शराब में, जैसे आप मैं बात करूं कि एक आपका कफ सिरप आता है कोरेक्स वाला, तो कोरेक्स अगर औषधीय प्रयोजन के रूप में है तो इसका मतलब है कि आपको कफ या खांसी है तो आप डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन है उनके हिसाब से उसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर इस सिरप को आप अधिक इस्तेमाल करते हो तो ये फिर नशे के रूप में आप इसके एडिक्ट हो सकते हो और ये आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसका मतलब पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए राज्य महिला और पुरुष दोनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करता है। आर्टिकल 51 क में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनमें जो ड का आपका 5वां मौलिक कर्तव्य है, इसमें साफ कहा गया है कि जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, जो महिलाओं के शोषण को बढ़ावा देती हैं, ऐसी कृतियों को, ऐसी प्रथाओं को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। तो ये जो हमने व्यवस्था अभी पढ़ी है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 51 तक, मैंने आपको जो प्रमुख आर्टिकल बताए हैं, जिसमें
संवैधानिक व्यवस्था कर रखी है कि महिलाओं के उत्थान के लिए हम किस तरह के संवैधानिक प्रयास भारतीय संविधान में उपलब्ध हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, कि जो कानूनी कि महिलाओं के उत्थान को या महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे देखिए भारतीय दंड संहिता, जिसको इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी भी बोलते हैं, 1860 इंडियन पेनल कोड कब का है, 1860 का कानून है। ठीक है, ये कानून क्या कहता है, ये कानून क्योंकि इस कानून में अपराध को रोकने के लिए विभिन्न धाराओं में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं किसकी, महिला अपराध की। तो महिलाओं के अपराध से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करते हैं। महिला अपराध के लिए निम्न धाराओं में सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया। अब देखिए कौन कौन सी धाराएं हैं। तो सबसे पहले धारा 354 किसकी, याद रखना है कि धारा किसकी है, इंडियन पेनल कोड की है, आईपीसी की धारा है। ठीक है, 354 क्या कहती है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से पुरुष पर हमला करना या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करना, शील भंग करने के उद्देश्य से, स्त्री का लज्जा भंग करने के उद्देश्य से अगर उस किसी महिला पर कोई आपराधिक बल प्रयोग किया जाता है तो वो 354 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरा 354 ए देखिए, यौन उत्पीड़न के लिए सजा, यानी किसी पुरुष ने अगर किसी महिला का यौन उत्पीड़न किया है तो धारा 354 ए के तहत उसको दंडित किया जाएगा। आपको याद ये रखने हैं कि किस धारा में किसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि यौन उत्पीड़न से संबंधित धारा है तो आप वहां पर क्लियर कर लोगे, क्योंकि ये सारी की सारी महिला यौन उत्पीड़न से है, लेकिन पर्टिकुलर यौन उत्पीड़न से संबंधित कौन सी आ रही है, धारा 354 ए। ठीक है, 354 भी देखिए कि लज्जा भंग करने के उद्देश्य से अगर कोई पुरुष किसी महिला को बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या फिर उसको इतना विवश करना कि वो नग्न होने के लिए बाध्य हो जाए, यानी महिला को वस्त्रहीन करना या फिर वस्त्रहीन करने के लिए बाध्य करना, नग्न करना है, नग्न होने के लिए विवश करना, तो इस तरह का जो कृत्य है वो भी 354 बी के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। 354 सी साफ कहता है कि ताक झांक करना, यानी महिलाएं जब किसी कार्यस्थल पर नियोजित होती हैं तो पुरुष कर्मचारी या फिर अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पुरुष लोग हैं वो महिलाओं को ऐसी नज़रों से घूरते हैं, ताक झांक करते हैं जो मर्यादित नहीं होती, जिससे उसका शील भंग होने का, या फिर महिला ऐसा महसूस करती है कि इससे मेरा यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो 354 सी के तहत ताक झांक करना भी एक अपराध है। लगातार किसी महिला का पीछा करना, ये 354 डी के तहत क्या माना गया है, अपराध माना गया। यानी आप सुनियोजित तरीके से किसी महिला का लगातार पीछा करते हो, ठीक है, उसको मानसिक प्रताड़ना देते हो, तो ये भी 354 डी के तहत क्या माना गया है, अपराध की श्रेणी में शामिल है। 509 कहता है कि शब्द, यानी आप मौखिक शब्दों के द्वारा किसी महिला को लज्जित करने का प्रयास करते हो। अंग विक्षेप का मतलब है कि आप उसके शरीर के किसी हिस्से को छूकर उसे प्रताड़ित करते हो, या लज्जा भंग करने के आशय से उसका आप अनादर करते हो। आप देखते हो समाज में महिलाओं को हम किस तरह कई बार गाली देके संबोधित करते हैं। कई बार कोई महिला अगर बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती, उसको हम किस तरह से समाज में तिरस्कार के दृष्टि से देखते हैं। तो ये शब्दों के द्वारा हम उसको क्या कर रहे हैं, उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका अनादर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये 509 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। अब 2018 में आईपीसी में मूलभूत बदलाव किए गए, और यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि धारा 376 डी, जिसके तहत सामूहिक बलात्कार की स्थिति में आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। समाज में महिलाओं पर तेजाब से हमला होता है, उनके रूप को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, तो तेजाब जो हमला होगा तो उसमें भी दोषियों के लिए 10 वर्ष की कठोर कारावास की व्यवस्था की गई है। जो महिला बलात्कार पीड़ित है या फिर तेजाब वाले मामले में तेजाब से पीड़ित महिला है, तो ऐसी महिलाओं को जो स्वास्थ्य केंद्र, आपके जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ प्राथमिकता से उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर इसमें डॉक्टर, नर्स या कोई चिकित्सा कर्मी नेग्लिजेंस करेगा, उसमें कोई कोताही बरतता है,
तो ऐसी स्थिति में कोताही साबित होने की स्थिति में उनके लिए भी 7 वर्ष के कठोर कारावास की व्यवस्था यानी प्रावधान कानून में किया गया है। कोई महिला बलात्कार, सामूहिक गैंगरेप के बाद या फिर तेजाब हमले के बाद में शारीरिक या मानसिक रूप से अगर विक्षिप्त होती है, यानी वो बोलने की स्थिति में नहीं है, इशारे कर सकती है, ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान पेश करने के लिए, क्योंकि वो खुद बोलने की स्थिति में नहीं होगी या फिर वो इतनी मानसिक रूप से परेशान होगी कि अपनी बात को प्रकट नहीं कर सकती, तो उसके लिए ट्रांसलेटर की व्यवस्था भी मजिस्ट्रेट उपलब्ध करवाएगा। तो ये 2018 में आईपीसी में क्या किए गए हैं, मूलभूत बदलाव किए गए हैं। अब हम, क्योंकि अपराध गठित हुआ है लेकिन अपराध को साबित करने के लिए साक्ष्य जुटाने की बात भी है। साक्ष्य किस तरह प्रकट होंगे, तो इसको समझिए। इसके लिए आपके पास है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कौन सी व्यवस्था है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते हैं, 1872। ये जो एक्ट है ये मूल रूप से ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया है, यानी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम में है, जिसमें 11 अध्याय और 167 धाराएं हैं और उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ हमें महिला अपराध को रोकने के लिए एविडेंस जुटाने में जो तथ्य काम आएंगे और किस तरह से उनके साक्ष्य को हम स्वीकार करेंगे, इस बारे में चर्चा करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए धारा 53A इंडियन एविडेंस एक्ट की, आप याद रखिए इसको। अभी थोड़ी देर पहले हमने आईपीसी की धाराएं पढ़ी हैं, अब हम किसकी पढ़ रहे हैं, एविडेंस एक्ट की। और एविडेंस एक्ट की धाराएं क्या हैं, तो उनमें व्यवस्था देखिए। 53A क्या कहती है कि कतिपय मामलों में, यानी कुछ मामलों में सील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत नहीं होना माना जाएगा। इसका मतलब है कि इंडियन पेनल कोड की धारा 354, 354 के, 354 ख, 354 ग, 376, 76A, 76AB, 76B, 376C, 376D, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, कौन सी, सामूहिक बलात्कार गैंगरेप वाली, 376DA, 376DB और 376E के अधीन अगर कोई अपराध होता है, यानी ये साबित होता है कि महिला का यौन उत्पीड़न हुआ है, उसकी लज्जा भंग हुई है। अब यहाँ पर महिला किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगाती है कि उस व्यक्ति ने मेरी लज्जा भंग की है, लेकिन व्यक्ति उस पर यह आरोप लगाए कि मैंने उसकी लज्जा भंग नहीं की है, अगर उसमें एविडेंस के रूप में वो उसके कैरेक्टर को या फिर पहले उसके द्वारा लैंगिक अनुभव यानी सेक्सुअल जो एक्सपीरियंस है उसके साक्ष्य को उसमें जोड़ना चाहिए, तो ऐसा साक्ष्य सुसंगत नहीं माना जाए। यानी मान लीजिए किसी महिला पर यौन अत्याचार हुआ है, उसका बलात्कार हुआ है, अब वो महिला कोर्ट में बयान करती है कि हाँ मेरा बलात्कार हुआ है, लेकिन जो जिस पर ये आरोप लगा है वो व्यक्ति पीड़िता पर आरोप लगाए कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, ये तो पहले से ही इसका आचरण इस तरह का था, या फिर ये पहले से ही सेक्सुअल एक्सपीरियंस हासिल करने वाली है, तो इस तरह की जो एविडेंस होंगी वो 53 में सुसंगत नहीं मानी गई है। आगे देखिए, एक 114A क्या कहती है, बलात्संग के लिए, ध्यान से समझना इसको, 114 बड़ी इंपॉर्टेंट है। बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति, यहां पर बात किसकी, सम्मति की है, यानी कोई यौन उत्पीड़न महिला अपना बयान दर्ज करवाती है और यहां पर हम साफ मान लें कि यह साबित हो जाए कि मैथुन हुआ है, महिला के साथ मैथुन हुआ, ये साबित हो जाए, ठीक। उसके बाद में पीड़ित महिला न्यायालय में अभिकथन करती है कि संबंधित व्यक्ति ने मेरा यौन उत्पीड़न किया। तो अब जब तक, क्योंकि मैथुन होना साबित हो जाए, तो जब तक महिला अपना बयान दर्ज करवाएगी, तो जब तक इस बात के प्रमाण मौजूद नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने महिला का यौन उत्पीड़न किया या नहीं किया, तब तक महिला के उस अभिकथन को ही न्यायालय उपधारणा के रूप में स्वीकार कर लेगा कि पीड़ित महिला का यौन उत्पीड़न हुआ है। यानी मैथुन होना साबित हो जाए, उसके बाद में कोई महिला ये आरोप लगाए किसी पुरुष पर कि मेरा यौन उत्पीड़न इसने किया है, तो मैंने कहा कि अगर तब तक पुरुष इस बात को साबित नहीं कर दे कि मैंने यौन उत्पीड़न नहीं किया है, तो न्यायालय उस महिला के द्वारा किए गए कथन को ही
एक उपधारणा के रूप में तब तक स्वीकार कर लेगा जब तक ये विपरीत साबित नहीं होता है। यानी महिला का जो बयान है वो ही पर्याप्त है किस बात को, इस बात को साबित करने के लिए कि हाँ उसका यौन उत्पीड़न हुआ है। किस स्थिति में, तब तक जब तक न्यायालय में ये सिद्ध नहीं हो जाए कि संबंधित पुरुष ने उस पीड़ित महिला का यौन उत्पीड़न नहीं किया है। ये 114A के लिए। आगे देखिए, बात मैं कर रहा था किसकी, सम्मति की। तो यहां पर यह भी होगा कि उत्पीड़न हुआ है लेकिन महिला की सहमति नहीं थी, यानी महिला ने उस यौन उत्पीड़न की सहमति नहीं दी, तो यहां पर महिला का कथन है उसको ही हम स्वीकार करेंगे। इसमें अगला देखिए फिर, एक 114B वो भी ये कहता है कि किसी महिला का शील भंग हुआ है, किसी महिला का यौन उत्पीड़न हुआ है, किसी महिला द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि मेरा, यानी पीड़ित महिला ये आरोप लगाती है कि मेरा बार बार पीछा किया जा रहा है, मेरी लज्जा भंग करने का प्रयास किया जा रहा है या मुझ पर आपराधिक हमला होने की आशंका है। ऐसी स्थिति में न्यायालय उस महिला के अभिकथन द्वारा ही ये अवधारणा स्थापित कर लेगा कि पीड़ित महिला पर यौन उत्पीड़न कारित होता है। यानी 114A और 114B बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन 114A ये कहता है कि अगर महिला का यौन उत्पीड़न हुआ है तो क्या उसमें उसकी सहमति थी। लेकिन महिला अगर ये कह दे कि मेरी सहमति नहीं थी, मेरी बिना सहमति के मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है, तो उस महिला का जो कथन है उसी को अवधारित करते हुए न्यायालय मान लेगा कि हाँ पीड़ित महिला का यौन उत्पीड़न संबंधित व्यक्ति ने किया है, तब तक जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि उसका उत्पीड़न उसने किया है या नहीं। और 114 में 14B कहता है कि लज्जा भंग करने के उद्देश्य से महिला का पीछा करना, उसको यौन उत्पीड़ित करना, ये सारी चीज़ें महिला के कथन से ही मान ली जाएंगी कि हाँ न्यायालय में उसका जो कथन हुआ है उसी अवधारणा पर आधारित है कि हाँ महिला का यौन उत्पीड़न हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने IPC के जो सेक्शन थे 354 ABCD और 509 के बारे में चर्चा की। उसके साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित एक्ट है, उसके तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए महिला अपराधों की रोकथाम के लिए 53A, 114A और 114B के बारे में चर्चा की। बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।